नमस्कार। आज हम बात करेंगे गायन के घरानों के बारे में। देखिए, घराना परंपरा जो है वो तब स्थापित मानी जाती है जब 3 पीढ़ियाँ लगातार उस परंपरा को फॉलो करें। तो अगर किसी गायक ने कोई अपनी शैली ईजाद की है और उस शैली को अगर 3 पीढ़ी तक लगातार बरकरार रखा जाता है तो उसे घराने का नाम दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये घराना परंपरा जो है वो शुरू कैसे हुई, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, मध्यकाल में जो मुग़लों का आक्रमण हुआ और बाहर से जो विदेशी आक्रमणकारी आए, तो उसके चलते जो संगीतकार थे, गवैये थे, वो लोग छोटी छोटी रियासतों में जाके आश्रय प्राप्त करने लगे और उन रियासतों में ही रहकर वो अपना गाना बजाना उन्होंने चालू रखा। तो जो राजा संगीत प्रेमी होता था, जो संगीत कद्र करता था, उसका सम्मान करता था, वो अपने दरबार में इस तरह के संगीतज्ञों को नियुक्त किया करते थे। तो इसी तरह चूँकि माहौल इस तरह का नहीं था बाहर की आप खुले में संगीत प्रदर्शन कर सकें और संगीत शिक्षा दे सकें, उतना फ्रीडम नहीं था। तो उन रियासतों में ही संगीतज्ञ और संगीतकारों का संगीत पनपता रहा और चूँकि भय का एक माहौल था कि तो इसलिए उन्होंने हर किसी को ना सिखाया और ना ही अपनी शिक्षा देने का प्रयास किया। वो अपने ही घर परिवार के लोगों में और बहुत अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर सीखना चाहता है तो पहले उसकी पूरी रूप से परीक्षा लेने के बाद ही वो उसे संगीत सिखाना शुरू करते थे। तो जो शिष्य बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, उस्ताद की बहुत चाकरी करनी पड़ती थी, बहुत काम करने पड़ते थे। उसे इस बात का एहसास दिलाना पड़ता था कि आप उस लायक हैं कि आप उसके संगीत की जो धरोहर है उसे संभाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अजीब तरह का दौर उस वक्त था और इसी के चलते जो गायक जिन रियासतों में आश्रय प्राप्त किए और वहाँ जब उन्होंने अपने परिवार वालों को और अपने घर वालों को वो शिक्षा दी, तो उनकी जो शैली थी वो मतलब उसमें कहीं से भी कोई मिलावट का कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि पहले के समय में आज की तरह टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। उस समय तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ सुनने के लिए ही सालों लग जाया करते थे। और जो घरानेदार गवैये जो मैं कह रही हूँ घराने किस तरह बन गए, तो ये रियासतों में जो आश्रय प्राप्त करने से जो एक अलग अलग शैली वाले जो गायक थे, उनकी अपनी शैली वहीं तक सीमित होकर रह गई उस एरिया में। दूसरे एरिया में जो अलग गायक है उसकी अपनी शैली थी, उसके हिसाब से वहाँ गाना बजाना चल रहा था। तो ये जो डिफरेंस आया, उससे अलग अलग शैलियों के नाम के आधार पर घराने बन गए। और घरानों का स्थापन जो मैंने बताया आपको कि लगभग 3 पीढ़ी जब वो चलता है तो उसको घराने की संज्ञा दी जा सकती है विद्वानों के हिसाब से। तो जब मुग़ल काल में जब बहुत बुरी स्थिति थी औरंगज़ेब के समय में, और उसके पहले भी काफ़ी बादशाह ऐसे हुए जिन्हें संगीत या गाना बजाना पसंद नहीं था। अकबर के काल में जबकि ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत हुआ कि उस समय गाने बजाना संगीत के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई। लेकिन औरंगज़ेब काल में बहुत ज़्यादा उसने भारतीय संस्कृति को नुकसान भी पहुंचाया। जो घराना परंपरा है वो कहा जाता है कि तानसेन से शुरू हुई। तानसेन के जो वंशज थे वहाँ से घराना परंपरा चालू हुई कि उसके पुत्र वंश के जो वंशज थे वो तो सैनिया कहलाए, सैनिया घराने वाले, जो कि ध्रुपद गाया करते थे और बीन बजाते थे, और उसके पुत्री वंशज जो थे वो बानिए कहलाए, जो ध्रुपद ही गाते थे लेकिन बीन की जगह रबाब बजाते थे। ये तो प्राचीन जो मैं कह रही हूँ घराना परंपरा कैसे शुरू हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब आज के समय में जो घराने प्रचलित हैं गायन के, हम उसके बारे में बात करते हैं। वो कैसे बने, उसके संस्थापक कौन रहे, कौन उसके प्रोमिनेंट सिंगर्स रहे, इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ग्वालियर घराने की। ग्वालियर घराना जो है वो नत्थन पीर बख्श जो है उनको द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है, यानी कि नत्थन पीर बख्श इस घराने के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनके 2 पुत्र हुए, कादर बख्श और पीर बख्श। कादर बख्श जो है वो
ग्वालियर नरेश दौलत राव जी के यहाँ नियुक्त थे। और कादर बख्श के भी 3 पुत्र हुए फिर, वो उनके नाम थे हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां। इन 3 लोगों ने, इन 3 नामों को आप ध्यान रखिएगा, इन 3 लोगों ने संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, इसका प्रचार प्रसार किया। इस परंपरा यानी ग्वालियर घराने की जो परंपरा है उसको उन्होंने शिखर तक पहुंचाया। देखिए 3 पीढ़ी हो चुकी है, नत्थन पीर बख्श, फिर कादर बख्श और उसके बाद हद्दू हस्सू खां, ये तीसरी पीढ़ी। तो नत्थू खां जो है इसमें उन्हें उनके चाचा ने गोद ले लिया था। बाकी हद्दू और हस्सू खां जो है वो कादर बख्श के पास ही थे, और जो पीर बख्श थे ना उन्होंने नत्थू खां को गोद ले लिया था क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। हस्सू खां के जो पुत्र हैं उनका नाम है गुले इमाम खां, और उनके पुत्र हुए मेहदी हुसैन खां। इसी परंपरा में जो प्रोमिनेंट सिंगर्स हैं जिनके मैं नाम आपको बता देती हूँ, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर हुए, वासुदेव जोशी हुए, बाबा दीक्षित जिन्हें नीलकंठ भी कहा जाता था वो हुए, और बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर जो हैं वो हैं गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का नाम कोई ना पहचाने ऐसा तो कोई स्थिति नहीं है। पलुस्कर जी का नाम संगीत क्षेत्र में बहुत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। उन्होंने संगीत के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं। इसके अलावा विनायक राव पटवर्धन, वी एन कशालकर, वी एन ठकार, स्वर्गीय ओमकारनाथ ठाकुर, नारायण राव व्यास आदि जो पलुस्कर जी के शिष्य थे, ये जो अब नाम है ये मैं बता रही हूँ पलुस्कर जी की शिष्य परंपरा के। इन लोगों ने फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हद्दू खां के 2 पुत्र हुए, रहमत खां और मोहम्मद खां। और इनके शिष्यों में कौन कौन है उसके नाम बताती हूँ। तो इंदौर के राम भाऊ और विष्णुपंत जो छत्रे हैं ये इनके प्रमुख शिष्यों में रहे हैं। इसके अलावा नत्थू खां के जो दत्तक पुत्र निसार हुसैन खां थे, उन्होंने भी अपने संगीत के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। जब नत्थू खां के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने अपने लड़के के मित्र के लड़के निसार हुसैन को गोद ले लिया था, तो इसलिए वो उनके दत्तक पुत्र कहलाते हैं और उन्हें शिक्षा दी संगीत की। तो निसार हुसैन खां की जो परंपरा है उसमें नाम है शंकर राव व्यास, पंडित भाऊराव जोशी, रामकृष्ण बुआ बजे, राजा भैया पूंछ वाले, मुश्ताक हुसैन, कृष्ण राव पंडित। तो ये जो सारे नाम हैं ये निसार हुसैन की शिष्य परंपरा के हैं। अब ग्वालियर घराने की विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर घराने की जो विशेषताएं हैं उसमें ध्रुपद अंक के ख्याल, जोरदार और खुली आवाज़ का गायन, बहलावे से विस्तार, गमक का अधिक प्रयोग, सीधी और सपाट तानों का प्रयोग विशेष रूप से, और लयकारी और कभी कभी लडंत का काम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ठुमरी के साथ साथ तराना भी गाया जाता है इस घराने में, और तैयारी पर विशेष बल दिया जाता है कि आपका मतलब जो गला है वो पूरी तरह तैयार होना चाहिए, तभी आप गाना बजाना प्रस्तुत करें। इसके बाद बात करते हैं आगरा घराने की। आगरा घराने का विशेष संबंध ग्वालियर से ही रहा है, इसीलिए इसकी बहुत सी बातें जो है वो ग्वालियर से मिलती जुलती हैं। आगरा घराने के प्रवर्तक सुजान खां को माना जाता है, और खुदा बख्श गग्गे नाम से एक कलाकार इस घराने में हुए जिन्होंने इस घराने को बहुत प्रचारित और प्रसारित किया। ग्वालियर के नत्थन पीर बख्श जो थे, नत्थू खां, हद्दू खां, हस्सू खां, ये जो थे इनके पिताजी, उनके शिष्य थे खुदा बख्श गग्गे। उन्होंने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद फिर वो आगरा जाके बस गए, और आगरा में जब बस गए तो फिर वहाँ के नाम से उनके घराने की पहचान होने लगी। इसमें जो कुछ एक नाम इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। जग्गू खां हैं, जैसे खुदा बख्श के पुत्र गुलाम अब्बास खां हैं, और जग्गू खां के पुत्र नत्थन खां हैं। गुलाम अब्बास खां के अलावा स्वर्गीय उस्ताद फैयाज़ खां हैं जो आगरा घराने की बहुत ही माने हुए कलाकार हैं। नत्थन खां की गायकी का प्रभाव फैयाज़ खां के गाने में दिखता है साफ साफ। इसके अलावा फैयाज़ खां के जो शिष्य हैं उनमें शराफत हुसैन और लताफ़त हुसैन भी प्रमुख हैं।
जो आगरा घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं ग्वालियर घराने की विशेषताओं के बारे में। तो ग्वालियर घराने की जो गायकी है वो खुली और जवालीदार आवाज़ वाली गायकी है। माफ़ कीजिएगा, आगरा घराने की। आगरा घराने की जो गायकी है वो ग्वालियर घराने की तरह ही खुली और जवालीदार आवाज़ वाली गायकी है। क्योंकि इस के घराने के जो मूल पुरुष हैं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की ग्वालियर घराने के उस्ताद से, इसलिए। ध्रुपद के समान ख्याल में भी नोमतोम का आलाप इसमें किया जाता है। जबड़े का इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें बंदिशदार चीज़ें बहुत मिलती हैं। बोल तानों की विशेषता मतलब विशेष महत्व होता है। और ख्याल के अतिरिक्त ध्रुपद, धमार और ठुमरी में भी इस घराने के कलाकार प्रवीण होते हैं। और लय और ताल पर इस घराने के कलाकारों का विशेष अधिकार होता है। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली घराने की। दिल्ली घराने का जो कहा जाए, मुग़लों के पतन के बाद तानरस खां जो है उन्होंने इस घराने को जन्म दिया। इस घराने के प्रवर्तक उस्ताद तानरस खां को माना जाता है। उनकी तानों में एक अजीब तरह की बात थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो तान लेते थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि बहुत से पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं। फिर तानरस खां के जो पुत्र हैं उमराव खां, उन्होंने इस घराने को आगे बढ़ाया। पटियाला घराने के प्रसिद्ध जो गवैये रहे अलिया फत्तू, अली खां और फ़तेह अली खां, उन्होंने तानरस खां से ही संगीत शिक्षा प्राप्त की थी। और उसके बाद जब वो पटियाला जाके बस गए तो फिर वहाँ से उनका पटियाला घराना प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली घराने में और पटियाला घराने में भी समानताएं कहीं कुछ देखने मिलती हैं। इसके बाद उस्ताद चांद खां ने इस घराने का प्रतिनिधित्व किया। उनकी शिष्य परंपरा में इकबाल अहमद खां हुए और नसीर अहमद खां हुए। इसके बाद आज के समय में अगर देखा जाए तो उनके जो पुत्र पौत्र हैं वो इस घराने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली घराने की जो विशेषता है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट ख्याल की कलापूर्ण बंदिशें। इसकी जो बंदिशें होती हैं वो बहुत ही कलात्मक होती हैं। तानों का निरालापन, तानें क्लिष्ट भी होती हैं और विचित्र भी होती हैं। बहुत ही कमाल तानें इस घराने में गाई जाती हैं। द्रुत लय में बोल तानों का प्रयोग इस घराने की विशेषता है। और तैयारी पर तो बल होगा ही। जब तानों के लिए ये घराना इतना प्रसिद्ध है तो तैयारी तो अवश्य होगी ही होगी। इसके बाद बात करते हैं जयपुर घराने की। जयपुर घराने का जो प्रारंभ कहा जाता है वो मोहम्मद अली खां यानी मनरंग से माना जाता है। माफ़ कीजिएगा, मनरंग इसके घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं और मोहम्मद अली इनके वंशज माने जाते हैं। और उसके बाद आशिक अली इस घराने के प्रमुख कलाकार रहे। आशिक अली के शिष्यों में जी.एन. गोस्वामी, मुश्ताक अली, अनवरी बेगम, रसूलन बाई आदि नाम प्रमुख हैं। जयपुर घराने की जो विशेषता है, और इसके अलावा जयपुर घराने के कलाकारों की अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो किशोरी अमोनकर जी हैं जो कि अब नहीं रही। इसके अलावा आरती अंकलीकर हैं, वो जयपुर घराने की। सुमति मुटाटकर जो है वो भी जयपुर घराने की गायिका हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक प्रमुख नाम मैं आपको बता रही हूँ। जयपुर घराने की विशेषताओं की बात करते हैं। इस घराने में बंदिश के जो गीत जो है वो संक्षिप्त होता है। इसमें वक्र ताने और छोटी छोटी तानों से आलाप की बढ़त की जाती है। आवाज़ लगाने का एक अपना ढंग है। खुली आवाज़ का गायन है। स्वर सौंदर्य पर इस घराने में विशेष रूप से बल दिया जाता है। इस घराने से संगीत शिक्षा प्राप्त करके अलिया फत्तू जो हैं उन्होंने वो पंजाब जाके बस गए और वहाँ से फिर उनका पटियाला घराना प्रारंभ हुआ। अलिया जो है वो अली बख्श कहा जाता है और फत्तू जो है वो फ़तेह अली खां उनके नाम हैं। अलिया फत्तू की जोड़ी पटियाला घराने की जोड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों भाइयों से फिर पटियाला घराने का प्रारंभ हुआ। इनके पिता जो थे वो मियाँ कालू खां थे जिन्होंने इस घराने की नींव डाली थी। पर प्रचार प्रसार और कहिए कि एक जो फेम जो दिलाया वो पटियाला घराने को अलिया फत्तू की जोड़ी ने ही दिलाया। और उनके पश्चात
उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने पटियाला घराने में 4 चांद लगा दिए। बेराम खां, तानरस खां आदि से संगीत शिक्षा प्राप्त की हुई थी और इन्होंने पटियाला घराने को आगे बढ़ाया। बड़े गुलाम अली खां ने अपने चाचा काले खां से संगीत शिक्षा प्राप्त की और पिता अली बख्श और कालू खां दोनों से ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस घराने के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दिया। बड़े गुलाम अली खां साहब के पुत्र मुनव्वर अली खां ने भी इस घराने का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन बड़े गुलाम अली खां साहब और उनके पुत्र मुनव्वर अली खां साहब दोनों का ही इंतकाल बहुत कम उम्र में हो गया। तो उसके पश्चात इस घराने का उतना विकास और प्रसार नहीं हो पाया जितना उनके रहते हो रहा था। पटियाला घराने की जो विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं। ख्याल की कलापूर्ण बंदिशें, ये इसलिए क्योंकि ये इनकी जो उस्ताद रहे, इनकी शिक्षा दिल्ली घराने के उस्ताद से हुई, तो वहाँ की जो कुछ विशेषता है वो इसमें अपने आप ही प्रदर्शित होने लगती हैं और दिखने लगती हैं। अलंकारिक वक्र फिरत की तानों का, क्योंकि दिल्ली घराने से संबंधित रहा तो तानों का इसमें विशेष महत्व रहा है। तानों की तैयारी और उनका अधिक प्रयोग किया जाता है पटियाला घराने की गायकी में। ख्याल के साथ पंजाब अंग की ठुमरी गाने में भी इस घराने के कलाकारों को निपुणता हासिल थी। और गले की तैयारी तो अवश्य हर एक घराने की कहिए कि एक बेसिक ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो घराने बचे हैं उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।